गुड मॉर्निंग। नया सप्ताह और नई सुबह और शुरुआत करेंगे आज हम इस वीक की। कल छुट्टी रहेगी तो 4 दिन मार्केट चलेगा। अब हम देखते हैं कि पहले आते हैं ट्रंप साहब के ऊपर। पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स संपन्न हुए। 21 घंटे की बातचीत चली और फेल हो गई। फेल होनी ही थी। हम सभी उम्मीद कर रहे थे कि ये वार्ता सफल होने वाली नहीं है, क्योंकि कम से कम 2 शर्तें अमेरिका की ईरान कभी नहीं मानेगा। हॉर्मुज पूरी तरह से खोलना और न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम। तो इस तरीके से ये फेल हुई और अमेरिकी और ईरानियन ग्रुप अपने अपने गंतव्य स्थानों पर अपने अपने घर चले गए। ट्रंप साहब ने उस वक्त भी वार्निंग दी जब पाकिस्तान से चले थे जेडी वैंस, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी CIA की रिपोर्ट थी कि चाइना हथियार भेजेगा ईरान को। तो उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर चाइना ने ईरान को हथियार भेजे तो बहुत खतरनाक अंजाम होगा और उसको हर आइटम पे 50% टैरिफ भी देना पड़ेगा। तो ये वार्निंग चाइना को उन्होंने दे दी है। इसके बाद हम आते हैं मार्केट पे। 5 हफ्तों के बाद लास्ट वीक बेहतरीन वीक रहा। निफ्टी पूरे के पूरे सप्ताह में मिलाकर लगभग 1367 यानी कि 67 या 1300 से ऊपर मान लीजिए आप, 1300 से ऊपर चढ़कर बंद हुआ। उसके बाद सेंसेक्स 4230 4230 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ और बैंक इंडेक्स भी लगभग 4363 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ। बहुत बेहतरीन सप्ताह रहा ये। काफ़ी महीनों के बाद बेहतरीन सप्ताह रहा ये। और जैसा कि मैंने कहा था, मैंने तो वीरवार को और शुक्रवार को तुलसी की पत्तियां तोड़ी। अब जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि तुलसी की पत्तियों से मेरा क्या अभिप्राय है। और मैंने वैसे फ्राइडे को बताया भी था कि मैंने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है और फिर रहा सा मैंने फ्राइडे को बुक किया, क्योंकि मैं कह रहा था आप लोगों को और मेरी सख्त अपेक्षा थी उस वक्त कि मार्केट फिर गिरेगा। जी हाँ, मार्केट फिर गिरेगा और उसके लिए पैसा हाथ में होना चाहिए। इसलिए मेरे पास बहुत बड़ी पूंजी उस वक्त नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर मैं इन्वेस्टेड था। तो मुझे ज़रूरत लगी कि प्रॉफिट थोड़ा सा घर लाना चाहिए। और वैसे भी मैंने अपने कोर पोर्टफोलियो को नहीं छेड़ा है। सेकेंडरी पोर्टफोलियो में से वो शेयर्स जो मैंने अभी मात्र 10-12 दिन पहले युद्ध के दौरान ही खरीदे थे, लेकिन मैं उनको ट्रैक काफ़ी दिनों से कर रहा था, वही बेचे हैं। जैसे कि अडानी ग्रुप के, जो बहुत फ्लक्चुएशन दिखाते रहते हैं, फिर वापस मिल जाएंगे उसी भाव पे, कोई दिक्कत नहीं है, आपने भी देखा होगा। उसके बाद आइशर मोटर, टीवीएस मैंने 3300 में खरीदा था, आइशर मोटर 66 में खरीदा था। उसके बाद कजारिया और सेरा मैंने अभी बेचा नहीं है। उसके बाद मैंने बेचा IDFC और IDBI। अच्छी क्वांटिटी मैंने अभी लड़ाई में खरीदी थी। IDFC शायद 58 और उसके नीचे, और IDBI खरीदा था शायद 62 और 65 के बीच में। तो इस तरीके से मैंने तुलसी की पत्तियां यानी कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया है। और मैं पहले से भी आपको कहता रहा हूं और मैं हमेशा कहता हूं, जहां तक संभव हो सके अपने शेयर्स को फ्री कर लो, पैसे को घर ले आओ, ताकि अगर मार्केट में भूचाल भी आए, भयंकर गिरावट भी आए, तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो मैं फिर तैयार हूं अगले पड़ाव के लिए, अगली फिर वही मोमेंटम को चेज करने के लिए, गिरावट पर खरीदने के लिए। बार बार मैं ये कहता हूं कि ये पुरानी वाली मार्केट नहीं रही है। मार्केट का ट्रेंड बदल रहा है। और मैं तो उदाहरण दे के कहता हूं कि राकेश झुनझुनवाला वो समय अब नहीं है। आप 30 साल तक, 40 साल तक लेके एक शेयर को बैठे नहीं रह सकते हैं। बेहतरीन एग्जाम्पल, सेंसेक्स में 30 शेयर थे, आज सेंसेक्स में 29 में से 24 पता ही नहीं कहाँ गए हैं, केवल 6 बचे हैं।
तो ये चीज़ बदलती रहती है, थीम बदलता रहता है, मार्केट बदलती रहती है और कुछ कंपनियां जो अच्छा नहीं कर पाती हैं, मार्केट के हिसाब से नहीं कर पाती हैं, वो जगह बदल लेती हैं या कई बार तो विलुप्त हो जाती हैं। बहुत से ऐसे शेयर मुझे याद आ रहे हैं जो कभी हीरो हुआ करते थे, जैसे अबेन ऑफशोर, उसके बाद रिलायंस, अनिल भाई के कंपनियां कहाँ कहाँ गई पता ही नहीं है, पर मैं आज भी उनको रखे बैठा हूँ। लगभग जीरो हैं लेकिन फिर भी पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से मेरा विचार ये है, आपकी टेक्नोलॉजी अलग हो सकती है, आपकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, आप अलग तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन मैं तो वही शेयर करता हूं जो मैं करता हूं। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रॉफिट को साथ साथ घर लाते रहना चाहिए और जितना हो सके कोशिश करनी चाहिए कि हम फ्री करते रहें शेयर्स को और उनको भूल जाएं। मेरे पास ऐसे शेयर्स भी हैं जो शायद लगभग 40 साल पुराने होंगे, जी हाँ, मैंने उनको छेड़ा ही नहीं है, जिनमें रिलायंस है, इंडियन होटल है और लार्सन टुब्रो है, ग्रेसिम है, अल्ट्राटेक है, इस तरह के और भी हैं। उनको मैं छेड़ता नहीं हूँ, बस देखता रहता हूँ, मॉनिटर जरूर करता हूँ। मेरे देखते देखते इंडियन होटल कहाँ अभी रिसेंटली 800 को पार कर रहा था और अब 600 से नीचे आ गया, लेकिन मैं बेफिक्र हूँ, मुझे पता है ये फिर आ जाएगा। तो ऐसे पोर्टफोलियो को मैं छेड़ता नहीं हूँ, लेकिन अब कोशिश करता हूँ ट्रैक करूँ, लिस्ट बनाता हूँ, ट्रैक करता हूँ और ये देखता हूँ कि फ्लक्चुएशन किन में ज़्यादा होता है और किन में थोड़े ही समय में पैसा बनाने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। अगर आप भी ट्रैक कर रहे हैं मार्केट का, तो जिन शेयरों के मैंने नाम लिए हैं उनमें 10 से 12% मैंने 10 से 12 दिन में ही बनाया है। एक और शेयर मैंने आपको बताया था, AB रियल्टी, ये मैंने नया देखा है, बड़ा ट्रैक किया है, 1800 से ऊपर चला गया था और धीरे धीरे 1100 से नीचे आया, तो मैंने इसको खरीदा। तो अभी उसको भी नहीं बेचा है मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से कुछ शेयर्स सेलेक्ट कीजिए और उनको देखते रहिए, ट्रैक करते रहिए और ये ध्यान रखिएगा कि रिस्की शेयर में तभी हाथ डालिए जब आपके पास सॉलिड पोर्टफोलियो है। रिस्की शेयर्स में पैसे जरूर बनते हैं, स्पेशली स्मॉल कैप्स में। जी हाँ, स्मॉल कैप में पैसे बनते हैं या अनसर्टेनिटी जब होती है तब पैसे बनते हैं। जी हाँ, मार्केट में जब अनसर्टेनिटी होती है तब पैसा बनाने का बेहतरीन मौका होता है, बशर्ते कि आपको थोड़ा बहुत अनुभव हो मार्केट में, आप थोड़े बहुत पुराने हो गए हैं। जो नए हैं, जो नए अभी एंट्री ले रहे हैं मार्केट में, तो आपके लिए मुझे लगता है कि ये अभी मार्केट नहीं है। वेट कीजिए, क्योंकि मार्केट कहीं भी जा सकता है। युद्ध पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, शुरू होगा या सीज फायर फिर बढ़ेगा, फिर बातचीत होगी, क्या होगा कुछ पता नहीं है। लेकिन दोनों के दोनों निकलना चाहते हैं। ये सिर्फ इजराइल की जिद है कि वो लेबनान को मिटाकर ग्रेटर इजराइल बनाने का ख्वाब देख रहा है और ट्रंप साहब इजराइल से दबते हैं। क्यों दबते हैं? जहाँ तक मुझे पता चला है, अमेरिका में इजराइल बिजनेसमैन्स की एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है जो ट्रंप साहब के डिसीजन को प्रभावित करती है और इसीलिए वो इजराइल से थोड़ा बहुत दबते हैं या उसका फेवर करते हैं। तो देखते हैं कहाँ तक ये चलता है, लेकिन ट्रंप साहब भी हालत में नहीं है, क्योंकि मिड टर्म पास में आ रहे हैं और अगर मिड टर्म में लुटिया उनकी डूब गई तो आने वाला वक्त उनके लिए भी और इजरायली प्रेसिडेंट के लिए भी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर बहुत से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। तो उनका भी अंजाम शायद ठीक ना हो लड़ाई ख़त्म होने के बाद। तो देखना है किस तरफ चलते हैं। तो नए लोगों को मैं कह रहा था कि वेट एंड वॉच कीजिए, और फिर भी आपको लगता है कि आपने कुछ लगाना है तो प्रायोरिटी दीजिए म्यूचुअल फंड को, जिसमें फ्लैक्सी कैप और लार्ज कैप पे थोड़ा सा रहिए अभी। और अगर शेयर खरीदने हैं तो केवल लार्ज कैप खरीदिए जिनका आपको लगता है कि जिनमें एक अपेक्षित गिरावट हो रही है, उन्हीं को खरीदिए, अभी हाथ ना जलाएं। SIP एक बढ़िया सा सेफ विकल्प हो सकता है। और आपको हैरानी होगी जान के, मार्च में SIP बढ़कर 32,000 करोड़ हो गई है। जी हाँ,
29,000 से बढ़कर 32,000 करोड़ हो गई है। वो बात अलग है कि 54 लाख के करीब SIPs मैच्योर हो गई हैं मार्च में, जो ख़त्म हो गई हैं और लोगों ने पैसे बनाए हैं। तो SIP तो जारी रखिए, मार्केट कहीं जाए, लड़ाई कहीं जाए, SIP को बंद ना करें, बल्कि जब अगर आपको मौका मिले, मार्केट बहुत गिरे, इक्विटी से आप डरते हैं, तो लमसम लगाइए, अच्छे म्यूचुअल फंड चुनिए, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड पैसे नहीं बना रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं काफ़ी म्यूचुअल फंड को स्टडी करता हूँ और मुझे लग रहा है कि शायद अराउंड 90% म्यूचुअल फंड पैसे रिटर्न बना के नहीं दे रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, अगर आप देखें तो। चलिए, आज के लिए इतना ही। देखते हैं मार्केट कितना नीचे जाती है और कितना आपको मौका मिलता है और कितना मुझे मौका मिलता है। कल मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, निवेशित रहिए, मौके तलाशते रहिए। आज मार्केट फिर मौके देने वाली है और हो सकता है कि अगर लड़ाई शुरू हुई तो इस पूरे सप्ताह आपको मौके मिलेंगे। चलिए, नमस्कार।